मैम पता नहीं, अब मैसेज मैंने के पास किया हुआ है, तो ओके। आज 4-5 मिनट में आ जाएंगे। ठीक। पीछे हमने क्या किया था, याद है कुछ? ये आपने किया था। एक सेकंड। राजयोग किए थे ना हमने। राजयोग, सब्जेक्ट। बिल्कुल। हाँ। हाँ जी। किस तरह के राजयोग थे वो? उसमें धन धन योग, विष्णु लक्ष्मी राजयोग, हाँ और जी। पंच महापुरुष राजयोग, वो किए थे। और एक किया था विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग यानी कि सिक्स्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में हो, या एट्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में हो, या सिक्स्थ लॉर्ड यानी कि सिक्स्थ, ट्वेल्थ और एट्थ, त्रिक भाव बोलते हैं इनको। सिक्स्थ, एट्थ और ट्वेल्थ, जी। जो थ्री हाउस हैं, सिक्स्थ, एट्थ और ट्वेल्थ, इन तीनों हाउस में से किसी का भी लॉर्ड एक दूसरे में बैठ जाए, इन तीनों में से, उसको बोलते हैं विपरीत राजयोग। ठीक है। 6 8 12। 6 8 12, 6 8 12 के लॉर्ड एक दूसरे में बैठ जाए, सिक्स्थ में, एट्थ में, ट्वेल्थ में, ठीक है, उनको बोलेंगे विपरीत राजयोग। सहज, सरल और विमल। सहज सिक्स्थ हाउस, सरल एट्थ हाउस, विमल ट्वेल्थ हाउस, ये नाम दिए गए इनके राजयोग के। फिर एक बताया था आपको कि थ्री, सिक्स और एट्थ, थ्री, सिक्स और एट्थ, इन हाउस में बैठे हुए ग्रह, थ्री में बैठा हो, सिक्स्थ में हो, एट्थ में हो, यदि वो ग्रह अपनी नीच राशि में बैठा है, जैसे सूर्य है, सूर्य सिक्स्थ हाउस में है, तो सूर्य सिक्स्थ हाउस में तुला राशि में नीच के होंगे। एट्थ हाउस में जैसे जुपिटर है, तो जुपिटर कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि में नीच के होंगे। थर्ड हाउस में यानी कि थ्री, सिक्स और एट्थ हाउस, इन हाउस में जो भी ग्रह बैठेगा वो अपनी नीच राशि में है, तो वो भी क्या होगा, एक राजयोग कहलाएगा। फिर थर्ड, सिक्स्थ, एट्थ, इनमें से किसी के भी लॉर्ड, या तीनों के भी हो सकते हैं या किसी एक में से, इनका जो लॉर्ड है वो कहीं पर भी बैठे, ट्वेल्थ हाउस में कहीं पर भी बैठे और अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं, वो नीच हैं, नीच राशि में बैठे हुए, तब भी वो राजयोग बनाते हैं। एक हुआ था हमारा विष्णु लक्ष्मी राजयोग। केंद्र और त्रिकोण, केंद्र 1 4 7 और 10th हाउस, हाँ त्रिकोण जी। फिफ्थ और नाइन्थ, इनके लॉर्ड का आपस में किसी प्रकार संबंध बने। कैसे बनेगा? तो एक साथ बैठे हो, फिफ्थ लॉर्ड, नाइन्थ लॉर्ड, किसके साथ? केंद्र के लॉर्ड के साथ एक साथ बैठे हो, या फिर आमने सामने बैठे हो, एक दूसरे की राशि में बैठे हो, तब भी राजयोग बनता है। एक ग्रह भी राजयोग बना सकता है। फिफ्थ लॉर्ड केंद्र में हो, या केंद्र का लॉर्ड फिफ्थ में हो, नाइन्थ लॉर्ड केंद्र में हो, या केंद्र का लॉर्ड नाइन्थ हाउस में हो, तो भी एक प्लैनेट भी राजयोग बनाता है। ये हुआ था। जी। और एक हुआ था हमारा धन योग। धन योग कैसे बनता है? टू, सिक्स, टू, फिफ्थ, नाइन्थ और इलेवेंथ, सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और इलेवेंथ हाउस, ये जो चार हाउस है,
इन हाउस के जो लॉर्ड हैं, इनमें से किन्हीं दो के लॉर्ड, किन्हीं दो के स्वामी एक साथ बैठे हो कहीं पर भी, आमने सामने हो, एक दूसरे की राशि में हो, वो धन योग बनाएंगे। या फिर सेकंड लॉर्ड फिफ्थ हाउस में हो, नाइन्थ हाउस में हो, या इलेवेंथ हाउस में हो, वो एक ग्रह भी क्या होगा, वो धन योग में कहलाएगा। या इलेवेंथ लॉर्ड सेकंड हाउस में हो, फिफ्थ में हो, या नाइन्थ में हो। नाइन्थ लॉर्ड सेकंड में हो, इलेवेंथ में हो, या फिफ्थ में हो। फिफ्थ लॉर्ड यानी कि इन चारों में के लॉर्ड इन चारों हाउस में कहीं पर भी बैठ जाए तब भी क्या करेंगे, वो धन योग बनाएंगे। इनका लॉर्ड। हाँ, इन चारों में से किसी का लॉर्ड, सेकंड, फिफ्थ, इलेवेंथ और नाइन्थ, इन चारों में से किसी का भी लॉर्ड इन चार हाउस में कहीं पर ही बैठ जाए और धन योग में कहलाएगा। और वो धन योग तभी मिलेगा जब वो दशा आएगी तब। जब उस ग्रह की दशा या अंतर्दशा आएगी तब आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। चाहे आपकी कुंडली में कोई ग्रह धन योग में हो, राजयोग में हो, दुर्योग में हो, या किसी नेगेटिव एनर्जी के योग में हो, उसके रिजल्ट आपको तभी मिलेंगे जब उनकी दशा या अंतर्दशाएं आएंगी। तो उससे पहले, इसमें हाँ जी, तो इसमें धन मतलब धन मिलेगा ऐसा होगा। जैसे, जैसे कि जैसे आपने कहा कि अगर मान लीजिए 5वें का लॉर्ड 11वें में बैठा हुआ है और उसकी हम्म, दशा भी चल रही है, तो हम्म, उसमें आपको मतलब धन की प्राप्ति होगी। धन की प्राप्ति होगी, लेकिन देखो फिफ्थ लॉर्ड इलेवेंथ हाउस में है। फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ लॉर्ड इलेवेंथ हाउस में है। मान लीजिए वीनस है, वीनस फिफ्थ लॉर्ड है और इलेवेंथ हाउस में है, तो वीनस की जो दशा है वो 20 साल की होती है, 20 ईयर की होती है। तो इसका ठीक मतलब ये नहीं कि आपको 20 के 20 साल आपको धन ही मिलेगा। ठीक है। उसमें अंतर दशाएं भी आएंगी, किसी बुरे ग्रह की भी आ सकती है, कैसी भी, है ना। थोड़ा डिपेंड ठीक। करता है कि उन अंतर दशाएं वो कितने उसके लिए अनुकूल है, उसके किस को वो दशा के लिए मित्र हैं उसके अनुकूल है, वो फिर उस टाइम पे और अच्छा मिलेगा। ठीक, धन तो मिलेगा। अब उस महादशा के अंदर कुछ अंतरदशा ऐसी होंगी जो आपको रोग दे सकती हैं, बीमार कर सकती हैं, लेकिन धन भी आ रहा है, साथ में बीमारियां चल रही हैं। ठीक है ना। ठीक है। तो ये राजयोग हमारे हुए थे। धन योग, विष्णु लक्ष्मी राजयोग, विपरीत राजयोग, और पंच महापुरुष राजयोग। पंच महापुरुष राजयोग कौन सा होता है? 5 प्लेनेट हैं, सूर्य और चंद्रमा, राहु और केतु को छोड़कर। सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु को छोड़कर फिफ्थ प्लैनेट ऐसे हैं जो स्वयं एक राजयोग बनाते हैं। उनको बोला गया है पंच महापुरुष राजयोग। जैसे केंद्र में, केंद्र में कोई भी ग्रह, कौन कौन सा? मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस और सैटर्न, ये 5 प्लैनेट हुए। इन पांचों में से कोई भी ग्रह केंद्र में, केंद्र में कहीं पर, केंद्र में 4 हाउस हैं, 1, 4, 7, 10, इन चारों में से कहीं पर भी बैठ जाए, अपने राशि में हो, अपने उच्च राशि में हो, तो क्या कहलाएंगे? वो पंच महापुरुष राजयोग कहलाएंगे। अब उनके नाम अलग अलग हैं। ये पहले मैंने पिछली क्लास में करवाया आपको सब कुछ ही। मार्स, मार्स से क्या बनेगा? रोचक योग बनेगा। क्या बनेगा? रोचक योग। मार्स अपने राशि में हो, मार्स की राशि कौन सी है? फर्स्ट और एट। ठीक। तो वो केंद्र में फर्स्ट या एट हाउस, एट्थ राशि में बैठे हो,
और उच्च राशि कौन सी होती है उनकी, मकर होती है, कैप्रिकॉन होती है, या कैप्रिकॉन राशि में बैठे हो तो रोचक या राजयोग बनेगा। और मंगल की जो एट्रीब्यूट हैं, उन चीजों से संबंधित आपको चीजें मिलेंगी। जमीन है, एनर्जी है, कोई कमांडिंग है, एयरफोर्स है, कोई ओरा मजबूत हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये जो हम ये बोलते हैं ना, ओरा ओरा जो चला हुआ आजकल, इसका ओरा मजबूत है, इसका ओरा कमजोर है, ये ओरा क्या है, ओरा किससे देखते हैं, ओरा मार्स से देखते हैं। बोलते हैं ना भाई ये उसका ओरा मजबूत है, इसका ओरा कमजोर है, वहां जाने से ओरा की मजबूती होती है। तो वो ओरा क्या है, वो ओरा मार्स है। ठीक है। और हाउस कौन सा होता है ओरा देखने के लिए, एट्थ हाउस होता है। कुंडली का एट्थ हाउस क्या है, वो ओरा चेक करने के लिए होता है। आजकल चला हुआ ये सेवन चक्रा, आपका कौन सा चक्रा एक्टिव है, कौन सा ओरा एक्टिव है ना। तो उसके लिए क्या करना है, ओरा क्या होते हैं, और एक एनर्जी होती है। वो एनर्जी किसकी है, एनर्जी कोई कोई बाहर से कोई एनर्जी नहीं, कोई 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 बाहर से कोई एनर्जी, वो ग्रहों की एनर्जी, उसी को ओरा बोलते हैं। नाम चेंज किए गए हैं लेकिन चीजें वही हैं। ओरा यानी कि कोई ना कोई प्लेनेट है, वो प्लेनेट आपकी कुंडली में कमजोर चला हो उस समय, तो वो क्या, उसकी ओरा कमजोर है, यानी कि उसको मजबूत करना है। अब ये वास्तु करते हैं कि यहाँ की ओरा कमजोर है, इस कोण की कमजोर है, यहाँ पे वो क्या है, वो सिर्फ एक कुंडली है, और कुंडली में कौन सा ग्रह आपका कमजोर है, वो ग्रह कहाँ पे बैठा हुआ, उस ग्रह की वो जहाँ बैठा है, कौन सी राशि में बैठा, राशि की दिशा कौन सी है, वहां का ओरा कमजोर होता है। वो वास्तु की बात है, ठीक है। उसके बाद मार्स के बाद मरकरी। मरकरी अपने राशि में बैठा हो, 3 6, और मरकरी उच्च के होते कौन सी राशि में, कन्या राशि में, सिक्स्थ राशि में। तो भद्र राजयोग बनाएंगे। भद्र यानी कि बुद्ध क्या है, ऐसे व्यक्ति की कम्युनिकेशन अच्छी होगी, उसके अंदर एक बिजनेसमैन की क्वालिटी होंगी, वाणी अच्छी होगी। ऐसा व्यक्ति अपने कम्युनिकेशन से, अपनी वाणी से वो आगे बढ़ सकता है। कोई सिंगर हो सकता है, कोई मोटिवेटर हो सकता है, ठीक है। यानी कि अपनी वाणी से दूसरों को प्रभावित करने वाला जो एट्रीब्यूट हैं बुद्ध के, वो आपके अंदर वो आ जाते हैं, जिसे भद्र राजयोग बनता है। बुध के बाद है जुपिटर। जुपिटर अपनी राशि में हो, जुपिटर की राशि कौन सी है, 9 और 12, धनु और मीन। जुपिटर कर्क राशि में उच्च के होते हैं। केंद्र में जुपिटर 9 या 12 राशि में बैठे हो, या कर्क राशि में बैठे हो, कैंसर में, कैंसर साइन में, तब वो हंस योग बनेगा। जुपिटर की जो क्वालिटी है, अच्छा गाइडेंस, गुड ब्लेसिंग और डिवाइन ब्लेसिंग, एक अच्छा अ, धार्मिक व्यक्ति, धर्म से संबंधित जो व्याख्यान देता है, वो चीजें आपको देकर जाएगा। फिर आता है वीनस। वीनस की क्वालिटी क्या होती है, लग्जरियस लाइफ, चमक, सॉलिड। तो वो कैसे बनेगा, जब वीनस अपनी राशि में बैठा हो। वीनस की दो राशियां होती हैं, 2 और 7। वीनस कौन सी राशि में उच्च के होते हैं, वीनस मीन राशि में उच्च के होते हैं, उसको बोलेंगे मालव्य योग। उसके बाद सैटर्न। सैटर्न से बनेगा शश योग। सैटर्न की दो राशियां हैं, मकर और कुंभ। और सैटर्न उच्च के कौन सी राशि में होते हैं, तुला राशि में उच्च के होते हैं। तो वहां से आपको सैटर्न से रिलेटेड चीजें आपको मिलेंगी। तो एक वो आगे बात करें उसके बारे में, वो बनेगा आपका शश योग। इस प्रकार ये राजयोग है। राजयोग, धन योग और बहुत सारे योग हैं। नेगेटिव एनर्जी के योग भी हैं, इंद्र योग भी है, विष्णु योग भी है, ब्रह्म योग भी है, रुद्र योग भी है, ठीक है। बहुत सारे योग हैं। और नेगेटिव एनर्जी के जैसे पिशाच योग है। पिशाच योग कैसे बनता है, जब कुंडली में शनि और राहु एक साथ बैठे हों,
12 के 12 भावों में एक साथ कहीं पर भी शनि और राहु एक साथ हैं तो पिशाच योग कहलाता है। वैसे आज के उसमें देखें तो ऐसा व्यक्ति यदि विदेश में काम करे, घर से दूर रह के काम करे, या ये कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कुंडली में चीजें मिली है कि वो विदेश जाएगा, क्योंकि शनि क्या है, कर्म का कारक है, राहु क्या है, विदेश का कारक है। तो वो ऐसा व्यक्ति यदि घर से दूर रहे, कहीं विदेश में अदर स्टेट में रहे, तो उसके लिए वो कंजंक्शन अच्छा काम करती है। लेकिन अब शनि क्या है, शनि राहु को भी क्या मानते हैं, राक्षस मानते हैं। शनि को प्रेत की उसमें श्रेणी में मानते हैं। उसको पिशाच दोष बोला जाता है। ये क्या होता है, जब व्यक्ति कोई कंस्ट्रक्शन करता है, कोई बिल्डिंग बनाता है, तब एक्टिव हो जाता है ये। या जब शनि राहु के ऊपर से या राहु शनि के ऊपर से आए, गोचर करे, तब एक्टिव होता है। तो उस समय क्या होता है कि देखो, हर व्यक्ति की कुंडली में अलग अलग योग होते हैं। हर व्यक्ति आईएएस अधिकारी नहीं बन सकता, हर व्यक्ति आईपीएस अधिकारी नहीं बन सकता, हर पॉलिटिशियन नहीं बन सकता, हर ज्योतिषी नहीं बन सकता, हर व्यक्ति पुलिस में नहीं हो सकता, हर व्यक्ति किसान नहीं हो सकता, हर व्यक्ति टीचर नहीं हो सकता। तो जो चीजें, जिसको चीजें मिलती हैं, वो उसके प्रारब्ध में कुंडली में लिखी हुई है। हर व्यक्ति स्पोर्ट्समैन नहीं हो सकता है। जब कुंडली में स्पोर्ट्समैन, आईएएस, आईपीएस, पॉलिटिशियन या कोई टीचर, कोई फार्मर आदि के योग लिखे हुए हैं, जब ये योग हो सकते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी के योग भी होंगे। और नेगेटिव एनर्जी सबको परेशान नहीं करती। हम शहरों में जाते हैं, रातों काम करते हैं, 11 बजे, 12 बजे, 10 बजे ड्यूटी से आ रहे हैं, ड्यूटी से जा रहे हैं। उसमें लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं। अब देहात में, विलेज में क्या होता है कि किसान खेतों में जाता है, रात को 11 बजे, 12 बजे वो आता है, और रास्ते में बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जिसको चौराहा बोलते हैं। तो 4 रास्ते होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो सबको परेशान नहीं करती। इतने भी जो बाहर गए हुए 11 बजे, 12 बजे, कि सभी पीड़ित है, नहीं। वही पीड़ित होगा उस चीज से जिसकी कुंडली में वो योग होता है। नेगेटिव एनर्जी का योग जिसकी कुंडली में होता है वही पीड़ित होगा। ये सुन रहे ना सभी, रुचि मैम? सर मैं तो आज अभी मुश्किल ही हो रही है, कर तो रही हूँ पर अभी समझ नहीं आ रहा है क्योंकि पीछे का भी नहीं क्लास देखी थी ना। क्या हो गया आज? सर वो बिजी सा चल रहा है, मेड भी नहीं है, काम भी चल रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है, डिस्टरबेंस ही हो रही है। अच्छा, सुन तो रहे हैं ना आप? हाँ सुन तो रही हूँ पर मुझे ये पिशाच योग और ये समझ नहीं आ रहा आप जो कह रहे हैं ना ये। जब शनि और राहु कुंडली में एक साथ बैठते हैं कहीं पर भी, तो क्या योग बनेगा? उसको पिशाच योग बोलते हैं। शनि और राहु कहीं पर भी बैठे एक साथ, तो ऐसे व्यक्ति पर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव ज्यादा होता है। तो जिस प्रकार और योग होते हैं, उसी प्रकार कुंडली में नेगेटिव योग भी होते हैं। जिस प्रकार कुंडली में राजा बनने के योग है, मंत्री बनने के योग है, तो ये योग भी हैं। अब कई बार क्या होता है कि पहले कहावत होती थी कि आप, जब बिल्ली रास्ता काट जाए तो उसके सामने से आगे नहीं निकलना चाहिए। बिल्ली जो रास्ता काटे तो आगे, हम कोई यात्रा कर रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो सबके लिए नहीं, इसको जनरलाइज कर दिया कि सबके लिए कर दिया ऐसे, लेकिन सबके लिए नहीं ऐसा होता। जिसकी कुंडली में 8th हाउस में राहु बैठा, जिसकी कुंडली में 8th हाउस में राहु बैठा हो, या फिर गोचर का राहु 8th हाउस में आया हुआ हो, यानी कि या तो कुंडली में 8th हाउस में राहु बैठा हो, या फिर किसी कुंडली में उस समय गोचर में जो चल रहा है, जो टाइम चल रहा है उस समय 8th हाउस में राहु आया हुआ हो, उस व्यक्ति के लिए हम कह सकते हैं कि आप
कि बिल्ली के काटने से रास्ता तो कटता होगा, कि बिल्ली क्या है, राहु होता है। बिल्ली क्या होता है, राहु होता है, इसीलिए उसको हम बोल देते थे। और पहले क्या बोलते थे गाँव में कि दूध पीने के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये सब बोलते थे। ठीक है। तो क्यों बोलते थे, क्योंकि दूध होता है चंद्रमा। चंद्रमा होता है हमारा अवचेतन मन। हमारा जो मन होता है ना, दो प्रकार का होता है, चेतन और अवचेतन। बुद्ध हमारा चेतन मन है, और मून हमारा अवचेतन मन है। चेतन मन से अवचेतन मन ज्यादा हैवी होता है, वो ज्यादा मजबूत होता है। चेतन मन में, चेतन मन क्या करता है, वो बीज को बोता है और अवचेतन मन में जाके पनपता है। अगर किसी व्यक्ति ने ये सोच लिया कि मैं बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार हूं, चाहे वह स्वस्थ है, बीमार होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि चेतन मन ने अवचेतन मन में क्या बीज बो दिया, बीमार, बीमार, बीमार। जैसे हम खेत में, खेतों में कहीं पर भी जो किसान खेती करता है, कोई बीज बोता है, गेहूं का है, चावल का है, जो बोएगा वही चीज ऊपर आएगी। कोई आम का पेड़ लगाएगा तो आम ही पैदा होगा। ठीक है। कोई केले का पेड़ लगाएगा तो केला ही पैदा होगा। उसी प्रकार आप अपने चेतन मन से जब सोचते हैं, और आप बार बार उसको सोचते रहेंगे, तो आपके अंदर ऐसी एनर्जी आपके अंदर एक्टिव होती जाएगी। तो जो अंदर की एनर्जी है वो अवचेतन मन है, वो चंद्रमा है। जब आप सो रहे होते हैं, सोने के बाद भी आपका हार्ट पंप करता है, फेफड़े जो आपके काम करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन चलता है। ठीक है जी। और आपकी बॉडी में जो चीजें होती हैं, उस ऑर्गन सभी काम करते हैं। तो ऑर्गन्स वो काम कौन करवा रहा है, वो अवचेतन मन करवा रहा है वो काम सब, वो चंद्रमा है। तो इसलिए बोलते हैं चंद्रमा दूध है। वे आप दूध पीकर घर से बाहर न निकले, क्यों बोलते थे ऐसे पहले, क्योंकि चंद्रमा आपका मिलक है। आप बाहर निकलेंगे तो जो चौराहा होता है, जिसमें चार रास्ते होते हैं, जो जो चौकोर होता है, उसको चौराहा बोलते हैं, वो राहु का होता है। भाई आप कहीं बाहर जाओ, कहीं ना कहीं तो चौराहा आएगा, आप वहां से क्रॉस करोगे, और आप दूध पी के गए हैं, तो चंद्रमा और राहु आपके एक साथ हो जाएंगे, तो इसे डिप्रेशन हो जाता है, ऐसा ये कहा जाता था। ठीक है। तो जैसे ये योग है, ऐसे कुंडली में नेगेटिव योग भी होते हैं। कुंडली पितृदोष होता है, तो कुंडली प्रेत दोष भी होता है। जब कुंडली से पितर दोष देखते हैं, तो कुंडली से प्रेत दोष भी देखते हैं, कुंडली से पिशाच दोष भी देखते हैं, कुंडली से हम गवर्नमेंट जॉब का दो योग भी देखते हैं, शादी के योग देखते हैं, संतान का योग देखते हैं। जब ये योग हैं, तो ये चीजें भी साथ साथ हैं। ऐसे बहुत सारे योग हैं, उनको धीरे धीरे एक एक दो दो आपको लिखवा दूंगा, एक साथ लिखवाने पर वो आप पजल हो जाओगे। ठीक है जी। इतना आपको ये राजयोग धनयोग जो लिखवाए आपको याद होने चाहिए। दूसरी बात, लगन कुंडली और नवमास कुंडली। जो ग्रह लगन कुंडली में कमजोर है, कमजोर कैसे होगा ग्रह, अगर अपने नीच राशि में बैठा हो या अपने शत्रु राशि में बैठा हो। मजबूत कैसे होगा, अपने उच्च राशि में बैठा हो या अपनी ही राशि में बैठा हो। जो ग्रह कुंडली में कमजोर है, मान लीजिए जुपिटर है, जुपिटर कुंडली में मकर राशि में बैठे हुए हैं, मकर राशि में क्या होते हैं, वो नीच के हो जाते हैं। तो इससे क्या हुआ, हम ये कहेंगे कि इस ग्रह की पावर कम हो गई, यानी कि ये नीच का हो गया, तो वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा तो देने चाहिए। लेकिन यही ग्रह D9 में उच्च का हो जाए, फिर क्या होगा, पावर बढ़ जाएगी। तो इसकी स्थिति क्या होगी, कुछ व्यक्ति क्या होते हैं कि बचपन से लेकर, मतलब कि जो 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 यंग होते हैं, वो काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ, लेकिन लास्ट में वो अचीव कर लेते हैं, किसी चीज को प्राप्त कर लेते हैं। तो वो स्थिति किसकी होती है, जिसका वो ग्रह लगन कुंडली में कमजोर हो और नवमास कुंडली में मजबूत हो।
कोई ग्रह लगन कुंडली में मित्र राशि में है, लेकिन D9 में उच्च राशि में हो गए, वो और मजबूत हो गए। सर ये पित्तर राशि क्या होती है? है जी। पित्तर राशि आप कह रहे हैं ना? मित्र राशि यानी कि अपने मित्र मित्र, राशि, अच्छा मेरे को पित्र राशि, मैं कही मित्र पित्र राशि क्या होती है? फ्रेंड साइन, हाँ, मित्र की मित्र राशि। राशि तो समझ आ गया, हाँ। ठीक है। जैसे जुपिटर का मित्र कौन है भाई? सूर्य, गुरु है, ये सूर्य है। ठीक है ना। तो ये जो ग्रह, जो मित्र ग्रह होते हैं ना, उनकी राशि में। अब कोई ग्रह, कोई व्यक्ति अपने मित्र की घर में जाएगा तो मित्र को अच्छा फील करेगा। शत्रु घर में जाएगा, वो अच्छा फील नहीं होगा, वो परेशानी होगी। तो उसी प्रकार हम, जो नवमास कुंडली है, वो ग्रहों की पावर को देखने के लिए होती है। हम ये देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह कमजोर है, कौन सा ग्रह पावरफुल है। अब कुछ ग्रह होते हैं जो लगन कुंडली में बिल्कुल कमजोर होते हैं। लगन कुंडली में कमजोर है लेकिन नवमास कुंडली में मजबूत है। उसकी स्थिति वही होगी कि वो पहले परेशान रहेगा, लेकिन लास्ट में वो मेहनत करके अपनी चीज को पा लेता है। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं कि लगन कुंडली में मजबूत होते हैं। लगन कुंडली में वो अपने राशि में हो सकते हैं, अपने मित्र राशि में हो सकते हैं, अपनी उच्च राशि में हो सकते हैं। लेकिन नवमास में जाकर वही ग्रह नीच राशि में बैठ जाए तो क्या होगा? वो शुरुआत में तो मजबूत होगा, लेकिन उसके जो एंड टाइम होगा बुढ़ापे में, उसकी लास्ट की एज में, वो बिल्कुल वो कमजोर हो जाएगा। और उसको क्या होगा? समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग आपने देखे होंगे अपने जीवन में, कुछ तो जवान में बड़ा ग्रोथ करते हैं, बड़ा मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, ग्रोथ करते हैं, लेकिन बुढ़ापे में उनके हालात बुरे हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि लगन कुंडली में जो ग्रह उच्च का है, उसकी दशा चली हुई है, अच्छा बैठा, वेल प्लेस्ड है राजयोग में, उसको सब कुछ अच्छा मिलेगा। लेकिन वही ग्रह नवमास कुंडली में नीच का हो जाए, फिर 50 के बाद, 40 के बाद दोबारा कभी उसकी अंतर्दशा आती है, फिर वो क्या करेगा? उसको बुढ़ापे में उसको परेशान कर देगा। तो किसी ग्रह की पावर को देखने के लिए कौन सा ग्रह पावरफुल है, तो उसके लिए वो नवमास कुंडली का यूज करते हैं। अब जुपिटर देखो, इसमें जुपिटर मेष राशि में है। जुपिटर मेष राशि में, और जुपिटर और मार्स मित्र ही है, शत्रु तो नहीं है। तो हम इस जुपिटर को चेक करेंगे नवमास कुंडली में। नवमास में जुपिटर कहाँ बैठ गए? नवमास में जुपिटर तुला राशि में बैठ गई। और तुला राशि किसकी है? तुला राशि तो वीनस की है, और वीनस तो जुपिटर के शत्रु हैं। तो ये लगन कुंडली मजबूत है, लेकिन नवमास कुंडली में कमजोर हो गई। इस ग्रह के पास इतनी वो पावर नहीं रही जो होनी चाहिए। ये जीवन के एंड में थोड़ा उसको ये परेशान करेंगे। जैसे ये शनि है, सैटर्न यहाँ पर कौन सी राशि में है? सैटर्न यहाँ पर धनु राशि में है। धनु राशि किनकी होती है? धनु राशि गुरु। गुरु की होती है। और शनि और गुरु मित्र नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यही शनि कहाँ चले गए फिर? बुध की राशि में चले गए। तो बुध की राशि में जाके सम हो गए, इतने अच्छे नहीं है, वहां पर ही परेशान हो गए। यानी कि शनि इनके लिए इतने मजबूत नहीं है। फिर क्या होता है? जो ग्रह लगन कुंडली में कमजोर है और नवमास कुंडली में कमजोर हो जाए, ठीक है, लगन कुंडली में कमजोर है और नवमास कुंडली में वो कमजोर हो जाए। लगन कुंडली में वो जिस जिस घर का स्वामी है, अब शनि इसमें कहाँ का लॉर्ड है? सेवंथ लॉर्ड है और एट्थ लॉर्ड है। कहाँ का है? सेवंथ और एट्थ। लेकिन यही शनि
यहां पर भी कमजोर है क्योंकि शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। और यहाँ भी राहु के साथ है, एक बुध की राशि में सम है, तो यहाँ पे अच्छे नहीं हुए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ परेशान कर रहे हैं और यहाँ भी परेशान कर रहे हैं। तो सेवंथ और एट्थ हाउस के रिजल्ट इसको अच्छे नहीं आ रहे। सेवंथ और एट्थ हाउस के रिजल्ट इनको इतने, लेकिन परेशान भी नहीं करेंगे। उसमें दो थ्योरी हैं, ये थ्योरी समझने की है। एक सेकंड। अब आप ये बताइए, कोई व्यक्ति क्रूर व्यक्ति है, कोई क्रूर व्यक्ति है यानी कि बुरा व्यक्ति है, और बुरे व्यक्ति की पावर बढ़ जाए तो क्या करेगा वो? और बुराई करेगा, लोगों और परेशान करेगा, और बुरे कर्म करेगा। और एक अच्छा व्यक्ति है, जेंटल व्यक्ति है, लोगों को समझने वाला है, उनकी सेवा करने वाला है, समाज को अच्छा करने वाला है, उसकी पावर बढ़ जाए तो वो समाज के लिए और अच्छा करेगा। तो कुंडली में सिक्स्थ, एट्थ और ट्वेल्थ हाउस, सिक्स्थ, एट्थ और ट्वेल्थ हाउस, इनके जो लॉर्ड हैं, इनके जो स्वामी हैं, यदि ये मजबूत हो जाए तो क्या होगा? सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड यदि मजबूत हो जाए, तो सिक्स्थ हाउस क्या होता है? कंपटीशन है। ऐसा व्यक्ति कंपटीशन को पास कर सकता है। कोई भी कंपटीशन हो, चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे वो किसी प्रकार कंपटीशन हो, चाहे वो इलेक्शन हो, ठीक है, तो पास कर सकता है वो, उसको अचीव कर सकता है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है। लेकिन सिक्स्थ हाउस में साथ साथ क्या है? बीमारियां भी हैं। तो बीमारी भी वो इतनी लेकर आएगा। जब सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड मजबूत होगा, तो जो सिक्स्थ हाउस की एट्रीब्यूट हैं उनमें मजबूती आ जाएगी, उनके रिजल्ट बड़ी मजबूती से मिलेंगे आपको। एट्थ हाउस से, एट्थ हाउस क्या है? वो लंबी बीमारी का है। एट्थ हाउस ऑकल्ट का है। एट्थ हाउस मेडिकल, नॉन मेडिकल रिसर्च वगैरह का है। यदि किसी व्यक्ति का एट्थ हाउस का लॉर्ड नवमास कुंडली में जाकर मजबूत हो जाए, तो क्या कहेंगे? भाई ये ऑकल्ट में अच्छा रहेगा, रिसर्च में अच्छा रहेगा, इंश्योरेंस है, कोई और है तो टेक्निकल उसमें अच्छा रहेगा। लेकिन साथ साथ एट्थ हाउस परेशानियों का भी है, तो साथ की परेशानियां भी बढ़ जाएंगी। ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड, ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड लगन कुंडली में अपने राशि में है, अपने मित्र की राशि में है, उच्च राशि में है। लेकिन साथ में नवमास कुंडली में भी अपनी राशि में बैठ जाए, मित्र राशि में बैठ जाए, उच्च राशि में बैठ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? बे ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड मजबूत हो गया। अब उससे क्या होगा? ऐसा व्यक्ति बड़ा आध्यात्मिक हो सकता है, विदेश के योग बन सकते हैं। लेकिन साथ साथ ट्वेल्थ हाउस हॉस्पिटल का भी है, ट्वेल्थ हाउस खर्चों का भी है, तो खर्चे बढ़ेंगे साथ साथ। तो यानी कि जो डे नाइन है, वो ग्रहों की पावर को देखने के लिए यूज किया जाता है। आपने किसी ग्रह की पावर को देखना है कि कौन सा ग्रह मजबूत है, तो आप ये चेक करें कि लगन कुंडली में वो ग्रह कौन सी राशि में है। मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है, अपनी उच्च राशि में है। सबसे ज्यादा जो रिजल्ट आते हैं मजबूती के, वो उच्च राशि के होते हैं। कोई ग्रह लगन कुंडली में उच्च का है और नवमास कुंडली में उच्च राशि में, जैसे मान लीजिए सूर्य है, सूर्य मेष में उच्च के होते हैं। मान लीजिए सूर्य यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर भी उच्च के हैं, और नवमास कुंडली में भी उच्च के हैं, मान लीजिए नवमास उच्च के हो गए। तो इसका एक मतलब क्या हुआ कि वो वर्गो उत्तमी हो गए। क्या हो गए? उसको बोलते हैं वर्गो उत्तम। वर्ग, ये वर्ग सब वर्ग कुंडलियां हैं। जैसे डे टेन है, डे नाइन, इनको क्या बोलते हैं? वर्ग कुंडली बोलते हैं। उत्तम शब्द का, उत्तम जो शब्द है वो क्या है? वो हिंदी का शब्द है उत्तम, यानी कि श्रेष्ठ।
मजबूत, अच्छा। भाई जो ग्रह लगन कुंडली में अच्छा था, लेकिन D9 में जाके और अच्छा हो गया, यानी कि वर्ग में, वर्ग क्या है, जो डिविजनल चार्ट है, डिविजनल चार्ट में जाकर भी वो और अच्छा हो गया, यानी कि वर्गों में वो और उत्तम हो गया, अच्छा हो गया, उसको बोलते हैं वर्गो उत्तमी। तो उसकी पावर बढ़ जाती है। कोई ग्रह लगन कुंडली में अपनी राशि में है, लेकिन नवमास कुंडली में भी अपनी राशि में है, तो क्या बोलेंगे, वर्गो उत्तम ग्रह है। कोई ग्रह लगन कुंडली में उच्च राशि में है, लेकिन नवमास कुंडली में भी उच्च राशि में है, उसको क्या बोलेंगे, वर्गो उत्तम। ठीक है। कोई ग्रह ठीक। लगन कुंडली में शत्रु राशि में है, लेकिन नवमास कुंडली में भी शत्रु राशि में है, तो उसकी पावर कम हो जाएगी। कोई ग्रह लगन कुंडली में नीच राशि में है, लेकिन नवमास कुंडली में भी नीच राशि में, वो और कमजोर हो जाएगा। कोई ग्रह लगन कुंडली में नीच राशि में है, लेकिन नवमास में उच्च का हो गया, तो उसकी पावर बढ़ जाएगी। जीवन का आफ उसका वैसे जाएगा, उसकी मेहनत में, परिश्रम में, लेकिन आफ के बाद उसका अच्छा होता जाएगा। कोई ग्रह लगन कुंडली में उच्च का है, लेकिन नवमास में नीच का हो गया, उसका पहला हाफ अच्छा रहेगा, जीवन का पिछला हाफ थोड़ा वो परेशानी में रहेगा। तो ये ग्रहों की पावर को, बलाबल को ऐसे देखा जाता है नवमास कुंडली में। यहां तक कोई डाउट है किसी को तो भी बता सकते हैं। हाँ जी। आचार्य जी, वर्गोत्तम का मतलब क्या होता है? वर्गोत्तम होता है भाई, उत्तम शब्द हिंदी का शब्द है, यानी कि श्रेष्ठ, वेल प्लेस्ड, ठीक है ना। जितने, ठीक है। जो वैदिक ज्योतिष है, वैदिक यानी कि पाराशरी, इसमें 16 प्रकार के चार्ट हैं। वो D9 है नवमांसा, D10 दशांशा, D3 द्रेशकांड, D4 चतुर्थांशा, D60 षष्टियांशा, ठीक है जी, D12 द्वादमांसा। तो ये क्या है, 16 प्रकार के चार्ट हैं, इनको बोलते हैं डिविजनल चार्ट, हिंदी में बोलते हैं वर्ग, वर्ग कुंडली, ठीक है। ठीक है। वर्गो उत्तम, यानी कि वर्ग कुंडली में जाकर भी वो और मजबूत हो गया और श्रेष्ठ और अच्छा हो गया, इसको बोलते हैं वर्गो उत्तम। बेलगन कुंडली में तो अच्छा है ही है, लेकिन नवमास कुंडली में जाकर भी वो और अच्छा हो गया। ठीक है आचार्य जी, एक क्वेश्चन और। जैसे इस लगन कुंडली में आपने बताया कि गुरु जो है वो आ, नवमास में नवमास में बैठे हैं वीनस की राशि में। हम्म। तो आपने कहा कि ये इसका बात का जो हाफ है वो अच्छा नहीं जाएगा। उसको ये कहते हैं, लेकिन जैसे अब गुरु है, गुरु लगन कुंडली में मित्र राशि में ठीक है, हाँ देखे मित्र राशि में, तो क्या कहेंगे कि इसकी अंतर्दशा देखकर, प्रत्यंतर देख भाई, गुरु अपनी राशि में है, गुरु की अंतर्दशा है, प्रत्यंतरदशा चली हुई है, तो गुरु इनको, गुरु कौन कौन से हाउस का लॉर्ड है, गुरु कुंडली में नाइन्थ और सिक्स्थ का लॉर्ड है, गुरु कुंडली में सिक्स्थ और नाइन्थ का लॉर्ड है। सिक्स्थ हाउस की चीज का होता है, सिक्स्थ हाउस कंपटीशन का है, एग्जाम का है, कोर्ट केस का है, बीमारी का है। तो ये कह सकते हैं इस व्यक्ति को जॉब में, या जॉब में अच्छा मिलेगा, क्योंकि सिक्स्थ हाउस जॉब का भी है। तो जॉब का लॉर्ड अपने राशि, अपने मित्र राशि में बैठा, अच्छा बैठा है। साथ में ट्वेल्थ लॉर्ड, नाइन्थ लॉर्ड भी है, भाग्य में थोड़ा सा सहयोग मिलेगा क्योंकि अपने राशि में। लेकिन हमने कैसा बोल दिया, आपको भाग्य में सहयोग मिलेगा, आपके जॉब में अच्छा रहेगा, और सिक्स्थ लॉर्ड ट्वेल्थ टेंथ हाउस में, तो कारोबार में अच्छा रहेगा आपका, जो आप जो जॉब कर रहे हैं। लेकिन हमने क्या, फिर क्या देखा, कि यही चीज हमने D9 में जाकर देखी। D9 में तो जुपिटर तुला राशि में है, तो शत्रु की राशि में है, तो फिर इससे क्या हुआ, वे, इसके जीवन में संघर्ष ऐड हो गया। संघर्ष ऐड क्यों, क्योंकि ये जो नवमास है ना, नवमास का भाग्य है, इसका प्रारब्ध है, लेकिन भाग्य में तो इसका नवमास जुपिटर कमजोर हो गया जाकर, यानी कि ठीक इसके है। भाग्य में क्या लिखा हुआ है इसमें, भाई परेशानियां लिखी हुई है, संघर्ष करना लिखा हुआ है इस गुरु की अंतर्दशा में, ठीक है ना। ठीक है।
ठीक है आचार्य जी, मतलब अब मान लिया कि वो वीनस की राशि में बैठा है हम्म। गुरु, लेकिन वो बैठे तो नाइन्थ हाउस में भी हुए हैं, तो उससे उससे अच्छा फल नहीं मिलेगा। D9 में हाँ जी। नाइन्थ हाउस, तो अभी का नाइन्थ हाउस एक्टिव हो गया, तो भाग्य से संबंधित जो चीजें जो मिलनी चाहिए उसको परेशान नहीं आएगी। ठीक है। ठीक है ना। ठीक है। एक सेकंड। अब देखो इसमें क्या है, जुपिटर लगन कुंडली के कहाँ पे बैठे, 10th हाउस में है। कहाँ के लॉर्ड है, 6th लॉर्ड है और 9th लॉर्ड है। जब जुपिटर की अंतर्दशा आएगी तो उसको रिजल्ट किन के मिलेंगे, 6th, 9th और 10th हाउस के रिजल्ट मिलेंगे। जिस भी ग्रह की अंतर्दशा होती है वो ग्रह कहाँ बैठा है, उस वो हाउस एक्टिव होगा, और वो किन किन घरों का लॉर्ड है वो हाउस एक्टिव हो जाएंगे। साथ में जो ग्रह बैठा हुआ है उसके, और वो ग्रह किन घरों का लॉर्ड है वो भी एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है। तो इसमें देखो 9th हाउस एक्टिव है, 6th हाउस एक्टिव है। तो लगन कुंडली क्या दिखा रही है कि जुपिटर की अंतर्दशा में इनको 6th और 9th के रिजल्ट मिलेंगे। बीमार हो सकते हैं, कोर्ट केस हो सकता है, या फिर कोई कंपटीशन है वो क्लियर कर सकते हैं, कोई टेस्ट है कुछ भी। 9th लॉर्ड है तो भाग्य में इनको सहयोग मिलेगा। और 9th लॉर्ड क्या है, वो घर से दूरी का भी है, तो घर से दूर बिल्कुल ले जा सकते हैं। लेकिन हमने फिर क्या करना है, इसी चीज को चेक करना है D9 में। क्या D9 में यही जुपिटर 6th और 9th हाउस को दर्शा रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं। यदि वहां पर भी जुपिटर 6th और 9th हाउस में किसी एक के साथ, किसी के साथ संबंध बना रहे हैं, तो हम ये श्योर कह सकते हैं कि भाई इसको इन ग्रहों के रिजल्ट जरूर मिलेंगे। अब यही जुपिटर कहाँ बैठा है इनका, 9th हाउस में। तो ये कह सकते हैं कि 9th हाउस के रिजल्ट इनको मिलेंगे मिलेंगे, यानी कि भाग जो दूर की यात्राएं हैं, तो कोई धार्मिक यात्राएं हैं, कोई बाहर का है, या कोई उनको भाग्य से संबंधित चीजें उनको, उसमें इनको वो चीजें मिलेंगी। लेकिन क्या 6th हाउस को ही मिलेंगी। अब 9th हाउस, यहाँ पे जुपिटर है, जुपिटर की दृष्टि कहाँ चलेगी, 7, 8, 9। तो यहाँ पे 6th हाउस इतना एक्टिव नहीं है, तो ज्यादा इनको रिजल्ट मिलेंगे, हाँ किसके मिलेंगे, वो मिलेंगे 9th हाउस के। ठीक है। जो ग्रह लगन कुंडली में, जिस ग्रह की अंतर्दशा होती है, और वो ग्रह लगन कुंडली में जिन जिन घरों का लॉर्ड होगा और जिस हाउस में बैठा होगा, वो रिजल्ट मिलेंगे आपको, वो संभावनाएं हैं। लेकिन आपने वेरीफाई कहाँ करना है, आपने D9 में जाकर वेरीफाई करना है। क्या क्या वो घर, उन घरों को भी वहां पे एक्टिव कर रहा है, अगर कर रहा है तो कन्फर्म है कि आपको वो रिजल्ट मिलेंगे। अब क्या होता है, कई बार देखो, अब कोई व्यक्ति हमसे पूछता है कि इनके शादी के योग हैं क्या, वैसे जनरल बात कर रहा हूँ, भाई शादी के योग हैं क्या, संतान के योग है क्या, जॉब के योग है क्या। ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम लगन कुंडली में चेक करेंगे कि मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन आया कि शादी कब होगी, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, शादी के लिए 7th हाउस चेक करेंगे। 7th हाउस शादी का है, उससे पहले 7th हाउस देखा, फिर क्या देखेंगे कि किस ग्रह की अंतर्दशा चली हुई है। अब इनकी जो शादी हुई है वो मेरे हिसाब से 18 के आसपास हुई थी, 2018 में। जुपिटर की महादशा है उस समय, और अंतर्दशा किनकी है, 2000, वीनस की है ना। जुपिटर में वीनस चला हुआ है, जुपिटर में वीनस है। तो
जुपिटर में वीनस की अंतर समय की शादी हुई है 18, 18 के आसपास, 18 को हुई। तो उन्होंने अंतरदशा चेक की। अंतरदशा किसकी चली हुई है? क्या वह अंतरदशा सेवंथ हाउस से संबंध बना रही है? तो वीनस है, वीनस कहाँ बैठा हुआ है? इनके 12th हाउस में है। सामने दृष्टि कहाँ पर है? शनि के साथ है। जब दो ग्रह आमने सामने हो, एक साथ बैठे हो, एक दूसरे की राशि में हो, तो वो कंजंक्शन कहलाती है। वो है कि हम उसको क्या मानते हैं? वो एक साथ एक ही हाउस में बैठे हैं, ऐसा इसको मानते हैं। तो शनि और वीनस दोनों आमने सामने हैं, तो इनकी युति हो गई, इनका कंजंक्शन हो गया, तो एक साथ बैठे उसको मानेंगे। यानी कि अब सैटर्न कहाँ का लॉर्ड है? सैटर्न सेवंथ लॉर्ड है। सेवंथ हाउस किस चीज का है? शादी का है। तो सेवंथ लॉर्ड के साथ वीनस का संबंध हो गया, यानी कि वीनस के अंतर में शादी के योग बनते हैं। ठीक है। सर सेवंथ लॉर्ड के साथ कैसे बना? सेवंथ लॉर्ड कौन है यहाँ पे? देखो आप, शनि दृष्टि दे शनि रहा की, है। शनि की दृष्टि कहाँ पर जा रही है? सेवंथ दृष्टि। सेवन दृष्टि, अच्छा। और वीनस की सेवंथ दृष्टि, इसको बोलते हैं हाँ, ये तो म्यूचुअल, आपस में एक दूसरे पे जा रही है इन दोनों की तो। इसको बोलते हैं म्यूचुअल एस्पेक्ट। ठीक है। तो ये ज्यादा काम करते हैं। सबसे ज्यादा काम करता है कोई ग्रह एक साथ बैठा हो, तब एक दूसरे से त्रिकोण में हो, वो भी कंजंक्शन मान लेते हैं। आमने सामने बैठे हो तब भी कंजंक्शन मानते हैं। ठीक है। तो ये उस समय, फिर अंतर सा प्रथम तक चेक कर लेते हो। गुरु में चला हुआ था एक, अभी नहीं दिखाएगा ये। 18 में गुरु बुध चला हुआ था इनका। गुरु में बुध चला हुआ था, वो आगे देख रहे हैं। गुरु 22 के ना शादी में 18, अभी तो है भी है भी, एक सेकंड। 17 से गुरु में शनि चला हुआ था। गुरु में क्या चला था? शनि की शादी हुई है इनकी फरवरी 2018 के आसपास। फरवरी 17 18, हाँ, फरवरी 18 के आसपास शादी हुई है। तो जुपिटर में सैटर्न चला हुआ है। सैटर्न कहाँ का लॉर्ड है? सैटर्न सेवंथ लॉर्ड है। ये शादी दिखा रहा है? दिखा रहे हैं, दिखा रहा है? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, दिखा है। क्योंकि सैटर्न सेवन। सेवंथ का लॉर्ड है, या सेवंथ पे बैठा होता, या सेवंथ पे दृष्टि होती। ठीक है ना? तो ये शादी दिखा रहा है। इसी सैटर्न को हम फिर चेक करेंगे नवमास कुंडली में। क्या इस सैटर्न का रिलेशन नवमास कुंडली में सेवंथ हाउस से बनता है? अगर बनता है तो फिर कन्फर्म है कि शादी इनकी सैटर्न की अंतर्दशा में हुई हो। ठीक है। तो ये D9 है। D9 में सैटर्न कहाँ बैठा हुआ है इनका? फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस में बैठकर दृष्टि कहाँ गई? थर्ड दृष्टि सेवंथ हाउस पर। तो यहां से भी सेवंथ हाउस को एक्टिव कर रहा है, यहां से सेवंथ हाउस एक्टिव है, तो इसीलिए इनकी इस अंतरदशा में शादी हुई। तो जब कभी भी किसी इवेंट को चेक करना हो, जिस हाउस से रिलेटेड वो इवेंट है, उस हाउस को चेक करेंगे, और किस ग्रह की अंतर्दशा चली हुई है उसको चेक करेंगे। क्या उस अंतर्दशा का रिलेशन उस हाउस से है? यदि है तो ठीक है, संभावना भी हो जाएगा ऐसा। फिर उसको D9 में जाके चेक कर लेंगे, क्या वही अंतरदशा का लॉर्ड उस सेम हाउस से रिलेशन बना रहे हैं, हाउस से या हाउस लॉर्ड से, तो वो इवेंट होगा। ठीक है। आप अपना इवेंट कोई भी चेक कर सकते हैं, पीछे वाला वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो D9 क्या कहते हैं कि आपके जीवन में ऐसी घटना, वो इवेंट आपका होगा ही होगा, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन लग्न कुंडली क्या है? वो संभावनाएं। वर्गोत्तमी ग्रह कौन से होते हैं? वर्गोत्तमी ग्रह उनको बोलते हैं जो लग्न कुंडली में अपने राशि में है, लेकिन नवमास में भी अपनी राशि में जाकर बैठ गए, यानी कि वो मजबूत हो गए।
लगन कुंडली में उच्च राशि में है, लेकिन नवमास कुंडली में उच्च राशि में जाकर बैठ गए, तो क्या हो गए, वर्गो उत्तम ही कहलाए, वो मजबूत हो गए। लगन कुंडली में मित्र राशि में है, नवमास मित्र राशि में, उनका रिजल्ट थोड़ा डाउन आएगा। सबसे ऊंचा रिजल्ट किसका होता है, जो उच्च राशि में है, 100%। फिर उससे कम किसका, जो अपने राशि में बैठे हुए हैं, लगन में भी और नवमास में भी। उससे डाउन जो मित्र राशि में है नवमास कुंडली में और लगन कुंडली में भी, ठीक है जी। फिर कोई ग्रह लगन कुंडली में नीच का है और नवमास में नीच का है, तो कमजोर हो गया। लगन कुंडली में भी शत्रु राशि में है, नवमास में शत्रु राशि में, वो भी नीच का हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम ग्रहों को के बलाबल को देखते हैं नवमास कुंडली से। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हैं, थोड़ा आगे बढ़ेंगे फिर। नहीं, ठीक है। आगे एक सूत्र बताता हूं आपको, मैंने इनको बताया हुआ है, रुचि मैम को, उनको दो, कि शादी को कैसे हम देखते हैं कि शादी कौन सी अंतरदशा में होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है जी। आपने क्या करना है, आपने लगन कुंडली के 7th हाउस को देखना है। लगन कुंडली के 7th हाउस को आपने चेक करना है। 7th हाउस में कोई ग्रह बैठा हुआ है, वो नोट कर लेंगे, ठीक है। 7th हाउस का लॉर्ड कौन है, वो नोट कर लेंगे। 7th हाउस पर किन ग्रहों की दृष्टि है, वो नोट कर लेंगे। क्या क्या नोट करना है, 7th हाउस में कोई ग्रह बैठा हुआ है, वो नोट कर लिया हमने। 7th हाउस का लॉर्ड कौन है, वो नोट कर लिया। और 7th हाउस पर किन ग्रहों की दृष्टि है, जो ग्रह हैं उनको हमने नोट कर लिया। 3 नोट कर लिया हमने। हो सकता है कि वो ग्रह 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 2 हो जाए। अब हम क्या कहेंगे कि इन ग्रहों की अंतर्दशा में आपकी शादी हो जाएगी। जैसे, और लेते हैं कुंडली में से, जैसे ही कुंडली है, मुझे नहीं पता किसकी वजह से बता रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक सेकेंड। जैसे ये कुंडली है, इनका लगन क्या है, इनका कर्क लगन है। आप नोट करें 7th हाउस में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, बुध और चंद्रमा। इन दो को नोट कर लो कॉपी पर, ठीक है। वैसे ठीक है, तो शब्द सामने ही, कोई बात नहीं, वो चेक कर लेंगे। और लॉर्ड कौन है 7th हाउस के, सैटर्न। सैटर्न है। सैटर्न के साथ कौन कौन बैठा हुआ है, शनि और सूर्य, सैटर्न और सन, वो सैटर्न, शुक्र और सन, शुक्र और सूर्य, वीनस और सन बैठे सन। हुए हैं, ठीक है। तीन तीन ग्रह ये हो गए, 3 ग्रह ये हो गए, 2 ये हो गए, 5। और जुपिटर की भी दृष्टि है, 9th दृष्टि, 7, 8, 9, यानी कि 6 ग्रह हो गए, 6 ग्रह हो गए। तो इन 6 ग्रहों में से कौन से ग्रह की अंतर्दशा में ज्यादा चांसेस हैं शादी होने के। बुध भी है, चंद्रमा भी है, वीनस भी है, सैटर्न भी है, सन भी है, जुपिटर भी है, और ये तो 6 ग्रह हो गए।
और 6 के 6 ग्रह तो शादी करवाएंगे नहीं। तो इनमें से कौन सा वो जो प्लैनेट है जो शादी के लिए प्रबल है, मजबूत है, जो शादी करवा सकता है। फिर हमें 6 ग्रहों को नोट करना है कहाँ पे, D9 में, कि D9 के 7th हाउस से या 7th लॉर्ड से इनमें से किन किन का संबंध बन रहा है। अब संबंध कैसे होता है वो आपको पता है। या तो ये जो 6 ग्रह हैं, वीनस, सैटर्न, सूर्य, मरकरी, मून और जुपिटर, या तो इनमें से कोई ग्रह 7th हाउस में बैठा हो, या 7th हाउस को दृष्टि दे रहा हो, या 7th हाउस का लॉर्ड हो, या 7th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा हो। अब 7th हाउस ये है D9 का, या कोई नहीं बैठा हुआ, खाली है। हमने चेक किसको करना है केवल, हमने चेक केवल करना है जुपिटर को, बुध को, चंद्रमा को और 3 ग्रह इनको। बाकी और राहु मंगल केतु इनको नहीं करना, क्योंकि क्यों नहीं करना इनको, क्योंकि इनका संबंध लगन कुंडली में 7th हाउस से नहीं। तो फिर D9 के 7th हाउस में चले गए। D9 के 7th हाउस में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है। क्या जुपिटर का रिलेशन है 7th हाउस से? नहीं। एक रिलेशन बनता है वक्री से, कि जुपिटर वक्री भी है, यहां से दृष्टि देगा, यहां से दृष्टि देगा नहीं बनेगा। क्योंकि जुपिटर जो ग्रह वक्री होता है वो अपने पिछले हाउस में बैठकर भी दृष्टि देता है। जुपिटर वक्री है, यहां बैठकर फिर 9th दृष्टि यहां पर जाएगी। तो जुपिटर हो गया। बुध और चंद्रमा इनमें से कोई रिलेशन है? बुध का है। बुध कैसे है? क्योंकि बुध किसको देख रहा है, सूर्य को देख रहा है। सूर्य कौन है? वो 7th लॉर्ड है। दो ग्रह हो गए, बुध और गुरु। चंद्रमा का है, चंद्रमा का रिलेशन नहीं है, ना 7th से है ना 7th लॉर्ड से है। सैटर्न, सैटर्न का रिलेशन है, सैटर्न का रिलेशन ना 7th से ना 7th लॉर्ड से है। वीनस, वीनस का रिलेशन है, क्योंकि वीनस 7th हाउस लॉर्ड को देख रहा है। बस, कितने ग्रह हुए? 3 हो गए। बुध, 4 हो गए। बुध, शुक्र, सूर्य और जुपिटर। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ रहा है? हाँ जी। तो शादी इनकी हुई 18 में। 18 में जुपिटर की अंतरदशा में शादी हुई इनकी। जुपिटर का रिलेशन है यहां से। प्रत्यंतर किसका चला हुआ था उस समय? प्रत्यंतर चला हुआ था उस समय जी इनका शुक्र का, शुक्र की प्रत्यंतर दशा में, क्योंकि शादी हुई इनकी फरवरी में। तो शुक्र चला हुआ था इनका 27/12/2017 से 6/5/2018। तो क्या वीनस का संबंध नहीं है 7th हाउस से? है ना, क्योंकि वीनस किसको देख रहा है? 7th लॉर्ड को देख रहा है। किसी भी इवेंट को देखने के लिए आप कहां पर जाएं? प्रत्यंतर दशा पर जाएं, आपको एक्यूरेट रिजल्ट देगा। क्योंकि प्रत्यंतर दशाएं क्या होती हैं? प्रत्यंतर दशाएं वो 2-4 महीने, 1 महीने, 1.5 महीने की होती है। वो डिपेंड करती है कि कौन से ग्रह की महादशा है। अगर किसी ऐसे ग्रह की दशा है जिसकी 20 साल की, 18 साल की है, तो प्रत्यंतर दशाएं भी 2-4, 3-4 महीने की होगी। किसी छोटे ग्रह की जैसे सूर्य की 7 साल की है, तो उसमें प्रत्यंतर दशाएं 1.5 महीने की होगी, महीने की होगी। ठीक है। तो आप इसी प्रकार देख सकते हैं कि किसी भी इवेंट को कैसे D9 से चेक करते हैं। जैसे हमने 7th हाउस से शादी को देखा,
भाई सेवन्थ हाउस में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, लॉर्ड कौन है, लॉर्ड के साथ कौन है और दृष्टि किसकी, वो नोट कर लिया। उन्हीं ग्रहों को हम डे 9 के सेवन्थ हाउस में जाकर चेक करेंगे, क्या सेवन्थ हाउस के लॉर्ड से और सेवन्थ हाउस से उनमें से किन का संबंध, मतलब दृष्टि से या वो बैठे हैं। तो वो ग्रहों की अंतर दिशाओं में शादी के योग बनेंगे। तो ये क्लियर है। तो आप इस प्रकार हर इवेंट को देख सकते हैं कि जो बच्चा हुआ है, चाइल्ड हुआ है, वो कब हुआ है, और और कोई पूरे चाइल्ड के योग कब बनते हैं वो भी हम बता सकते हैं कि कब उसके योग बनेंगे। ठीक है, तो उसमें आगे बात करेंगे, ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक, इसमें गोचर को यूज करेंगे साथ में। गोचर किसका यूज होगा, गोचर यूज होगा शनि और जुपिटर का। जुपिटर क्या है, जुपिटर जीव है। जुपिटर सर शनि और जुपिटर का गोचर सेवंथ हाउस से होना चाहिए या सेवंथ हाउस लॉर्ड से होना चाहिए? सेवन सेवंथ हाउस से भी हो सकता है, सेवंथ हाउस लॉर्ड से भी हो सकता है। जुपिटर और मतलब दोनों का ही बनना चाहिए, किसी एक का बनता हो खाली गुरु का या खाली शनि का तो? नहीं नहीं, मान लीजिए सैटर्न का, मान लीजिए जो सेवंथ के लॉर्ड से बन गया और जुपिटर का सेवंथ हाउस से बन गया, तब चलेगा। दोनों का सेवंथ हाउस से बन जाए तब भी चलेगा, दोनों का सेवंथ हाउस लॉर्ड से बन जाए तब भी चलेगा, या दोनों में से किसी एक का सेवंथ लॉर्ड से और एक का सेवंथ हाउस से, तब भी इवेंट होगा। क्योंकि बगैर सैटर्न और जुपिटर के जीवन में कोई भी इवेंट नहीं हो सकता। सैटर्न कर्म का कारक है। जो भी लॉर्ड। आप, हाँ जी, जो भी आप कर्म करते हैं, एक श्वास लेने से लेकर जो भी आप कर्म करते हैं जीवन में, वो सब सैटर्न है। आप श्वास लेते हो वो भी सैटर्न है, वो भी कर्म है। आप पलक के झपकाते हो वो भी कर्म है, वो भी श्वास है, वो भी कर्म है। जुपिटर क्या है, जुपिटर जीव है। पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी जो हैं वो सभी जुपिटर हैं। अब इवेंट किसके साथ घटित होगा, इसके अंदर जीव है, इसके अंदर श्वास है, चाहे वो पशु है, पक्षी है, जानवर है, मनुष्य है। मृत्यु किसकी होगी, इसमें जीव होगा। फीलिंग किस में होगी, इसमें जीव होगा। दुख सुख का एहसास किसको होगा, इसमें जीव होगा, श्वास होंगे। तो सब जुपिटर है। तो दुख और सुख, बीमारी, ठीक होना, जॉब लगना, कुछ भी इवेंट होना, वो किसके साथ होगा, वो जुपिटर के साथ होगा। लेकिन ये क्या है सब, ये सब कर्म है। और कर्म का कारक कौन है, कर्म का कारक सैटर्न है, शनि है। शनि को काल भी कहा जाता है, काल यानी कि समय। किस समय क्या होगा वो शनि बताएगा, किस समय क्या होगा वो शनि बताएगा। तो उसको डबल ट्रांजिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डबल ट्रांजिट, यानी कि दोहरा गोचर, जिससे हम कन्फर्म कर सकते हैं कि ऐसा इवेंट उस टाइम होगा, ये कन्फर्मेशन है। आप देख लेना अपने अपनी कुंडली में, आपको बता रहा हूं मैं, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। कल भी क्लास होगी अपनी, संडे को, कल के लिए होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों में। जब भी आपकी शादी हुई होगी, ये नोट कर लेना आप, जब भी आपकी शादी हुई होगी तो शनि का और जुपिटर का रिलेशन आपके सेवंथ हाउस या सेवंथ लॉर्ड से मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कब का देखना है, जब आपकी शादी हुई, मान लीजिए आपकी शादी 2005 में हुई है, तो आप 2005 की कुंडली बनाएंगे, किसी भी टाइम की। आप 2005 की, जिस महीने में आपकी शादी हुई है उस महीने की, या करके एक एग्जांपल दिखा दूं आपको।
ये कुंडली किसकी है? रुचि मैम के लेते चलो। मैम शादी कब हुई आपकी? सर मेरी हुई 11 नवंबर 1997। 11 नवंबर 1997। हाँ जी। यानी कि 11 नवंबर 1997, ठीक है। तो वहां कुंडली बनाते हैं हम 11 नवंबर 1997 की। ये ध्यान से समझने की चीजें हैं। नवंबर 11 है। सर लेकिन बर्थ डेट तो आप वही डालेंगे या नहीं? क्या कुंडली मेरी खुली है ये? अच्छा। आपकी है ना? हाँ जी। आपकी शादी 11 नवंबर को हुई है ना? हाँ जी। हाँ जी। तो टाइम कोई डाल, टाइम को चक्कर नहीं, टाइम कोई डाल दो। दिल्ली। देखो उस समय सैटर्न कहां पर थे? मीन राशि में थे। सैटर्न मीन राशि में, और जुपिटर कहाँ पे है? मकर राशि में। नोट कर लो ये। सैटर्न कहाँ पे है? मकर राशि में। और मीन राशि में क्या है? सैटर्न। याद है? मकर में जुपिटर है। मकर राशि में गुरु है, गुरु। गुरु, हाँ। और मीन राशि में सैटर्न। अब हम क्या करेंगे, आपकी कुंडली में गुरु कहाँ बैठाएंगे? गुरु को मकर राशि में बैठाएंगे, ठीक है। तभी गोचर बनेगा ना आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग। ये कुंडली क्या है इस समय की? ये कुंडली प्रश्न कुंडली है, ये सभी के लिए लागू होगी। लेकिन हमने कहाँ करनी है? हमने आपकी कुंडली पे लागू करना है। जिस समय की आप कुंडली बनाते हैं, व्यक्ति आपके पास, इस समय कोई व्यक्ति आया और आपने इस समय की प्रश्न कुंडली बनाई, वो सबके पे लगेगी। लेकिन वही कुंडली आपने अपने लिए यूज करनी है। तो क्या करेंगे उसको? उन ग्रहों को अपनी कुंडली में बिठाएंगे, उन राशियों में। तो 1997 में 11 नवंबर को जुपिटर मकर राशि में थे और शनि मीन राशि में थे। तो आपने क्या करना है? आपने इस कुंडली को क्या कर देंगे? आपका वो क्या है? लगन क्या है आपका? सर धनु लगन है 9 नंबर, सैजिटेरियस। तो इसको धनु लगन बना देंगे। क्या कर देंगे? धनु लगन। ये कुंडली आपकी बन जाएगी। क्योंकि हमने क्या करना है? हमने ग्रहों को चेक करना है आपकी कुंडली में उस समय वो ग्रह कहाँ कहाँ चले हुए थे, ठीक। तो जो लगन आपका है, तो उसको, वो राशि कौन से हाउस में, उसको लगन बना लेंगे। ये आपकी धनु लगन है, इसको लगन बना ले यहाँ पर। ये आपकी उस समय की कुंडली बन गई। क्या बन गई? कुंडली। 11 नवंबर 1997 में आपके ग्रह यहाँ चले हुए थे। जुपिटर आपका मकर राशि में चला हुआ था यहाँ पे। केतु आपका यहाँ पे चला हुआ था उसमें जिस टाइम आपकी शादी हुई। शनि आपका यहाँ पर चला हुआ था। वेनस आपका यहाँ पर था। बुध आपका यहाँ पर चला हुआ था, ठीक है। अब आपने चेक करना है वीनस और जुपिटर का रिलेशन सेवंथ हाउस से बनता है क्या। देखो बनता है क्या? सर सेवंथ लॉर्ड के साथ बन रहा है। सेवंथ हाउस बना है किसका? वीनस का भी ये इसका शनि का भी बन रहा है और गुरु का भी बन रहा है। क्योंकि गुरु की 9th दृष्टि आएगी इस पर, अपना तुला पर आ जाएगी, इस पे कन्या पर आ जाएगी, कन्या जो पर आ सेवंथ जाएगी, ठीक है। और सैटर्न का बन रहा है आपके बुध, बुध के सर साथ। सैटर्न अगर बकरी है तो इसका बनेगा। का बनेगा। सैटर्न वक्री तो यहां से देखेगा, यहां से 10th दृष्टि कहाँ जाएगी? 7, 8, 9 और
10। पर सर अगर जुपिटर की भी अगर बुध पे जाती तो ज्यादा अच्छा होता, ये बुध की राशि पे गई तो क्या इसको रिलेशन माना जाएगा? जैसे सैटर्न का तो सीधा सीधा बन गया, सेवंथ लॉर्ड पे चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या होता है, कई बार देखो ऐसा होता है, हाँ तो बात ठीक है आपकी, लेकिन ज्यादा काम करती है कि सेवंथ लॉर्ड के साथ हो या सेवंथ हाउस पर ज्यादा काम करती है, या फर्स्ट हाउस पर भी हो तभी बनती है, फर्स्ट हाउस या सेवंथ हाउस। अब फर्स्ट हाउस लॉर्ड तो आपको जुपिटर है ही है, आपका ये तो रहेगा ही ना, तो रहेगा ही आपका। हम इसको तो नहीं मान सकते क्योंकि आपकी धनु राशि ही है, तो हमेशा आपका लॉर्ड जुपिटर रहेगा। तो इसका ये इसके राशि पर थोड़ा हम कम मानते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा चल मान लेते हैं। तो आप देखना कि कभी भी इवेंट, जब आपका बच्चा हुआ होगा, जब बच्चा आपका जब बच्चा हुआ ना, उस बच्चे की कुंडली में शनि और गुरु जहाँ बैठे हैं, जिस जिस समय उसका जन्म हुआ, जिस समय बच्चे का जन्म हुआ, उस समय शनि और जुपिटर जहाँ बैठे हैं, उनका रिलेशन के फिफ्थ आपके फिफ्थ हाउस से बनेगा, आपके लगन से फिफ्थ हाउस से बनेगा। जैसे सर वो तो है, उसका तो शनि और जुपिटर एक साथ फिफ्थ हाउस में बैठे हैं तो वो मेष राशि में है। मेष राशि मेरा फिफ्थ का लॉर्ड। तो बना हुआ है ना, जैसे गुड़िया है आपकी, देखो गुड़िया है ना, इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म हुआ है 9 मार्च 2003 को, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। तो 9 मार्च 2003 को शनि कहाँ पर थे, वृषभ राशि में थे। और जुपिटर कहाँ थे, कर्क राशि में, वक्री है। और ये देख लो आप, देख लो और ये याद रखना थोड़ा, सैटर्न वृष राशि में है और जुपिटर कर्क राशि में है। हाँ जी गुरमिंदर जी, समझ रहे हैं ना। गुरमिंदर जी, हेलो, आवाज आई, मेरी आवाज आई क्या? हाँ जी सर, आ रही है आ रही है। मैं बोल रहे कहाँ चले गई? पता नहीं, आवाज तो आ रही है आपकी। मैम सो तो नहीं गए, 1 बज गया ना उनकी साइड से। हेलो। वो सर्कस हो गए। मेरे पास फोन भी नहीं है, फोन नीचे रखा हुआ है। चलो ठीक है, तो ये है। अब जुपिटर आपका कर्क राशि में वक्री में है और शनि आपका वृषभ राशि में है। आप शनि वृषभ राशि में, शनि वृषभ राशि में, ये वृषभ है, ठीक है। तो यहां से शनि की दृष्टि 7, 8, 9, 10 जा रही है फिफ्थ हाउस पर। शनि कहाँ बैठा आपका, यहाँ पे, अच्छा वृषभ यहाँ बैठा, ठीक है। तो यहां से सैटर्न की 10th दृष्टि आपके फिफ्थ हाउस पर जाएगी, 7, 8, 9 और 10। जुपिटर वक्री आपका कर्क राशि में था, तो यहां से अगर हम करेंगे जुपिटर को 7, 8, 9, ठीक है। सर जुपिटर, समझी नहीं, एक बार दोबारा बताएंगे? जुपिटर हमारा ये इसमें में 4 नंबर में था, कर्क राशि में। हाँ वक्री था, अच्छा वक्री था, अच्छा। इसीलिए हमने दृष्टि यहां से ले ली साथ में, 7, 8, 9। शनि आपका वृषभ राशि में थे, यहाँ से 10th दृष्टि आपकी यहाँ चली गई।
हाँ जी गुरमिंदर जी, गुरमिंदर जी, तुमको आवाज जा रही है, चलो ठीक है, आज के इतना काफी है। कल क्लास होगी 11:30 बजे ही। ठीक है।